Hello, I am Seema and welcome to the Hindi version of part 16 of the chapter Hydrocarbons. हमने एल्कीन्स कल शुरू किया था पार्ट 15 में. अब इस वीडियो में हम एल्कीन्स के नोमेनक्लेचर को पढ़ने वाले हैं कि इनका नाम कैसे लिखा जाता है. नोमेनक्लेचर हमने डिटेल्स में पिछले चैप्टर में किया है जो था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स. अगर अब मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपने वो चैप्टर किया हुआ है और आपको नोमेनक्लेचर आता है और ये मान के मैं इनका नोमेनक्लेचर करने वाली हूँ. इसलिए अगर आपको वो याद नहीं है या आपने नहीं किया है तो मैं आपको इनकरेज करूंगी कि पहले आप वो वीडियोस देखो, उसको पहले अच्छे से समझो, रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर खूब सारी प्रैक्टिस करो. उसके बाद जब आप ये एल्कीन्स का नोमेनक्लेचर करोगे तो ये आपको इजियर भी लगेगा और समझ में भी आएगा. तो अब हम सीधा इस टॉपिक पे जाते हैं कि इन कंपाउंड्स का हमें नेम लिखना है. एल्कीन्स का फर्स्ट मेंबर टेक्निकली CH2 होता है क्योंकि एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n कि जितने भी कार्बन है उससे डबल हाइड्रोजन होंगे. तो अगर एक कार्बन है तो दो हाइड्रोजन, मतलब वो एल्कीन है CH2. तो टेक्निकली तो ये एल्कीन है क्योंकि इसका जनरल फॉर्मूला वही है. लेकिन ये बहुत ही अनस्टेबल होता है क्योंकि इसमें कार्बन का जो टेट्रावेलेंसी होती है वो सेटिस्फाई नहीं होती, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता. इसलिए ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, इतना अनस्टेबल कि इसे हम एक मेंबर मानते भी नहीं है. और दूसरी बात है कि जब हम डेफिनेशन देते हैं एल्कीन्स का तो हम कहते हैं कि दो कार्बन्स के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, जिसका मतलब है कि इस कंपाउंड में कम से कम दो कार्बन तो होने ही चाहिए ना, ताकि उन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड हो. तो इसलिए इसके फर्स्ट मेंबर को हम इथीन ही मानते हैं कि जो इथीन है इसमें दो कार्बन है, उनमें डबल बॉन्ड भी है और जो जनरल फॉर्मूला उसका है C2H4 है वो भी करेक्ट है, CnH2n है. तो इसलिए जो फर्स्ट स्टेबल मेंबर तो इथीन ही है. ऑल्दो CH2 टेक्निकली एल्कीन होता है लेकिन इतना अनस्टेबल होता है कि उसे हम एक एल्कीन में काउंट ही नहीं करते, उसे इग्नोर ही करते हैं. अब आते हैं हम इन कंपाउंड्स पे जिनका हमें नोमेनक्लेचर करना है. अब ये देखो, ये हमारा पहला कंपाउंड है. हमें पता है कि 3 कार्बन्स है, इसका मतलब वर्ड रूट क्या आएगी, प्रोप. ये ईन है, इसमें डबल बॉन्ड है तो इसलिए प्रोपीन बोलेंगे, है ना. सफिक्स जो होगा वो ईन होगा. अगर एल्केन होता तो हम एन लिखते, प्रोपेन लिखते, लेकिन इसमें प्रोपीन लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है. तो ये प्रोपीन है. तो प्रोपीन जो ईन है वो कौन से कार्बन पे लगा हुआ है? अगर हम इस साइड से काउंट करें तो फर्स्ट कार्बन पे लगा है, लेकिन अगर हम इस साइड से काउंट करें तो ये सेकंड कार्बन पे लगा है. तो हम हमेशा लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग काउंटिंग उस डायरेक्शन से करेंगे जिसमें एल्कीन को जो है लोअर लोकेंट मिले. तो इसका नाम क्या होगा, प्रोप 1. ये प्रोपीन है, ठीक है. ये सेकंड कंपाउंड देखो, 1 2 3 4 कार्बन्स है और डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो इसलिए मैं काउंटिंग इस डायरेक्शन से करूंगी. तो मुझे लोकेंट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा. 1 2 3 4. तो ये है ब्यूट 1 ई कि ईन कहाँ लगा हुआ है, फर्स्ट कार्बन पे. अब इसे देखो, ये भी ब्यूटीन है लेकिन इसमें ईन जो है वो कहाँ लगा हुआ है, डबल बॉन्ड कहाँ है, सेकंड कार्बन पे. अगर मैं इस डायरेक्शन से काउंट करूं तो भी सेकंड कार्बन पे ईन है, अगर मैं इस डायरेक्शन से काउंट करूं तो भी सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड आता है. तो इसलिए किसी भी डायरेक्शन में मैं काउंटिंग कर सकती हूँ, लेकिन इसका नाम वही होगा, ब्यूट 2. ठीक है. अब अगर इस कंपाउंड को देखो तो इसमें दो ईन्स हैं, दो डबल बॉन्ड्स हैं, एक यहां एक यहां. ये भी ब्यूटीन है लेकिन ये ब्यूटीन ना होके ब्यूटा डाईईन है. ईन कितने हैं, 2 हैं, तो डाईईन. जब भी आपके पास ये जो डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स एक से ज्यादा होते हैं तो वो डाई ट्राई से आप उसे रिप्रेजेंट करते हो. लेकिन ये जो ब्यूट है, ब्यूट के पीछे हम एक ए लगा देते हैं, ब्यूटा 1 3 डाईईन, ब्यूटा व्हाटएवर 1 2 4 टेट्राईन, 1 2 4 4, मतलब जो भी है आप उसको 1 2 4 5 टेट्राईन, उसको ब्यूट अकेला ना लिख के ब्यूटा लिखा जाता है. तो इसका नाम अब क्या होगा, ब्यूटा. और कितने ईन है, 2 ईन. अगर इस डायरेक्शन में काउंट करूं तो 1 3 आता है लोकेंट, अगर इस डायरेक्शन में काउंट करूं तो भी 1 एंड 3rd कार्बन पे ही आता है ईन्स. तो इसलिए किसी भी डायरेक्शन में काउंट कर सकते हैं, सिमेट्रिकल है. और इसका नाम हम क्या लिखेंगे, ब्यूटा 1 3 डाईईन. ठीक है, 2 ईन्स हैं और
फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन पे, एंड ब्यूटा जो वर्ड रूट है वो 4 कार्बन का है। अब इसे देखो, ये प्रोपीन है और इसमें ये मेथिल की ब्रांच लगी हुई है सेकेंड कार्बन पे। अगर मैं इस डायरेक्शन से काउंट करती हूँ तो इन जो है वो सेकेंड नंबर पे आता है, लेकिन इस डायरेक्शन से काउंट करती हूँ तो इन 1 नंबर पे आता है। इस डायरेक्शन से काउंट करने पे इन और मेथिल ग्रुप दोनों का लोकेंट 2 होता है। इस डायरेक्शन से इन का लोकेंट 1 होता है और मेथिल ग्रुप का 2 होता है। तो इसलिए काउंटिंग मैं इस डायरेक्शन से करूंगी जिसमें कि डबल बॉन्ड को लोअर वो मिले, लोअर लोकेंट मिले। जब भी एल्काइल ग्रुप्स होते हैं और एक अनसैचुरेशन होती है कहीं पे, मतलब डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है, नोमेनक्लेचर में आप लोअर लोकेंट डबल या ट्रिपल बॉन्ड को दोगे, एल्काइल ग्रुप को नहीं दोगे। ठीक है, एल्काइल ग्रुप एक सब्स्टिट्यूएंट है। जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो एन इन आइन जो होता है उसको हम फंक्शनल ग्रुप में काउंट करते हैं, उसको हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह काउंट नहीं करते। तो इसलिए उसका लोकेंट जो है वो लोअर होगा। जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसको हम कहते हैं कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको जैसा मैंने कि पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो स्पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये साइट होता है एक्टिविटी का या रिएक्शन का, तो इसलिए उसका रिएक्टिव सेंटर ये है, तो उसको लोअर लोकेंट दिया जाता है। एनीवे, अब हम इसका नाम लिखें CH2 C CH3 CH3। तो ये सेकंड कार्बन पे मेथिल ग्रुप है, तो मैं लिखूंगी 2 मेथिल प्रोपीन। ठीक है, और इन किस पे है? फर्स्ट कार्बन पे, तो मैं लिखूंगी 2 मेथिल प्रोप, इसके बीच में डैश नहीं चाहिए था, मेथिल प्रोप 1 इन। ठीक है, 2 मेथिल प्रोप 1 इन। अब इसको देखो, यहां पे भी मेथिल ग्रुप लगा हुआ है और इन जो है फर्स्ट कार्बन पे है, तो मैं इस साइड से काउंट करूंगी क्योंकि इन यहां पे है फर्स्ट कार्बन पे। यहां से अगर काउंट करूंगी तो इन को थर्ड लोकेंट मिलेगा, लेकिन यहां से काउंट करती हूं तो इन को फर्स्ट लोकेंट मिलेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि ये ब्यूटीन है और इसमें मेथिल ग्रुप लगा हुआ है किस कार्बन पे? इस साइड से काउंट कर रहे हैं तो 1 2 3 थर्ड कार्बन पे, तो हम लिखेंगे 3 मेथिल ब्यूट 1। ठीक है, अब ये जो है आपका सॉल्व एग्जांपल है क्वेश्चन 13.7 आपकी एक्सरसाइज का। तो इसको भी अब हम सॉल्व करते हैं, इसको भी नेमिंग करते हैं। इसमें 4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं, 2 मैंने लिखे हैं। इसको करने के बाद ये सॉल्व एग्जांपल्स, इसके बाद जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है नोमेनक्लेचर के, उनको भी अगर आप सॉल्व कर लो तो आप इस टॉपिक के लिए यू आर गुड, आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। अब इस कंपाउंड को देखो, जब भी ये ब्रैकेट लगाते हैं ना ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करते हैं, और जब भी ब्रांच में आप C2H5 देखो यूजुअली वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दी होती है। अब ये कंपाउंड, ये क्वेश्चन उन्होंने दिया है, सिर्फ बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूज करने के लिए 1-2 चीजें डाल दी गई हैं। तो जब भी आपको ऐसे मिलता है इसको पहले सिंप्लीफाई करो स्ट्रक्चर को। अगर आप सिंप्लीफाई कर देते हो तो फिर मॉलिक्यूल देख के आपको इजियर हो जाता है उसका नाम लिखना। तो इसको अगर मैं CH3 होल ट्वाइस का मतलब क्या है कि इस कार्बन पे 2 CH3 लगे हैं, एक यहां लगा है और दूसरा ऑब्वियसली ब्रांच है। ठीक है, और ये C2H5 जो लिखा हुआ है इसे मिटाओ, इसको लिखो CH2 और CH3। इससे आपको देखते ही क्या समझ में आता है कि ये चेन जो है लॉन्गेस्ट चेन के हिसाब से यहां चेन खत्म नहीं हो रही, ये ज्यादा लंबी है। तो इसका मतलब जो मेन चेन है वो आपकी ऐसे है, ये वाली आपकी मेन चेन है, और ये जो है ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये जो है ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, ये 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये दोनों ब्रांचेस हैं। अब हम देखें कि इसमें कितने इन्स हैं, 1 2 इन्स हैं। तो अब हमें लोकेंट्स कौन से होंगे? अगर हम इस साइड से काउंटिंग करें 1 2, ये लोकेंट क्या आया 2, मेथिल ग्रुप किस पे आया 2 पे, और 3 पे डबल बॉन्ड आया, 4 5 6 पे डबल बॉन्ड आया, 3 6 पे डबल बॉन्ड आया, 7 8 पे आपका मेथिल ग्रुप आया, 9 10। ठीक है, ये आपके 4 लोकेंट्स हैं। अगर मैं इस साइड से काउंट करूं तो मेरे लोकेंट्स क्या होंगे 1 2 3, पहला लोकेंट ही 3 आ रहा है। ठीक है, ये 2 से बड़ा है ना, तो इसका मतलब अगर चाहे जो भी मैं करूं अगर पहला लोकेंट ही मेरा ज्यादा दूर है एंड से, तो इसका मतलब वो उस एंड से मुझे काउंटिंग नहीं करनी चाहिए, मुझे इस एंड से काउंटिंग करनी चाहिए। तो इस एंड से जब मैं काउंटिंग करूंगी तो मैं क्या इसको नेम करती हूं। अब मेरे पास
मेथिल ग्रुप्स हैं, तो आई हैव गॉट डाई मेथिल, है ना, 2 मेथिल ग्रुप्स हैं, तो पहले उनको हम लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 2,8 डाई मेथिल, 2,8 डाई मेथिल। उसके बाद 3,6, और ये कितने था, कितने कार्बन की चेन थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, तो ये है डेका 3,6 डाई, ठीक है, डेका 3,6 डाईईन। अब आपकी टेक्स्ट बुक में ये जो डेका 3,6 डाईईन ना करके इसे 3,6 डेका डाईईन लिखा हुआ है, तो बट मैंने ये लोकेंट्स वहां डाले हैं जहां पर इसका एग्जैक्टली जहां पर इसका सिग्निफिकेंस है, जो ईन की पोजीशन बता रहा है, इसलिए मैंने इसे सीधा ईन के पहले ही लिखा है। अब ये कंपाउंड जो है उन्होंने सिर्फ स्टिक मॉडल के साथ दिखा दिया, ये जो लाइंस हैं ये बॉन्ड्स दिखाती हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, और ये मान के चलते हैं कि आपको पता है कि जितने भी कार्बन हैं उनके टेट्रावेलेंसी सेटिस्फाइड है, तो आप अगर इसको एक्सपैंड करोगे तो आपको फिर से स्ट्रक्चर जो है पूरा मिल जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की चेन है, ठीक है, और हर ऑल्टरनेट बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड है, तो कार्बन पहला वाला ये था, ठीक है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सो ऑल्टरनेट 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड 6 सिंगल बॉन्ड 7 डबल बॉन्ड कार्बन 8 कार्बन हैं इसमें, देखो 1 2 3 4 डबल बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4 ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स हैं। अब हाइड्रोजन फिल कर दो, यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो यहाँ 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ 3 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन 3 बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन 3 बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन 3 बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये है आपका मॉलिक्यूल, बहुत सिंपल सा सीधा सा मॉलिक्यूल है। तो ये ऑक्टा टेट्राईन है, क्योंकि इसमें 4 ईन्स हैं, तो ये ऑक्टा टेट्राईन, तो ऑक्टा और लोकेंट्स क्या है ईन के, 1 3 5 7, इस साइड से काउंट करो 1 3 5 7, दोनों तरफ से सेम लोकेंट्स आएंगे, तो आप बोलोगे ऑक्टा 1 3 5 7 टेट्रा, ठीक है, इट इज ऑक्टा 1 3 5 7 टेट्रा ईन, 4 ईन्स हैं और चारों के लोकेंट्स ये। इसके बाद अब 2 और हैं इस क्वेश्चन में कंपाउंड्स, उनको अब हम लिखते हैं, मुझे 1 मिनट दीजिए। तो चलिए अब हम इनका भी नाम लिख लेते हैं। ये 3rd पार्ट है, ये कंपाउंड अब उन्होंने हमें दिया है और इसमें ये ब्रैकेट में डाला है, वही चीज कि जब भी ब्रैकेट में कोई चीज दी हो तो उसको पहले एक्सपैंड कर लो, बिकॉज ब्रैकेट सिर्फ आपको कंफ्यूज करता है। तो अगर मैं ये ब्रैकेट यहां से हटा दूं, ठीक है, और यही स्पीशी मैं ब्रांच की तरह लिख दूं, इसका मतलब सिर्फ यही है ना कि इस कार्बन के साथ ये चीज 2 बार लगी है, तो इसको मैं ऐसे करके लगा दूं, CH2 CH2 CH3, ठीक है। अगर मैं इसके साथ ऐसे करके लगा देती हूँ तो अब ये मुझे दिखाता है कि जो मॉलिक्यूल है उसको ज्यादा क्लियरली दिखाता है। तो जब मुझे इसे नेम करना है तो मैं लॉन्गेस्ट चेन ढूंढूंगी। पहले तो ये देखो यहाँ पे एल्कीन जो है डबल बॉन्ड यहाँ लगा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 ये लॉन्गेस्ट चेन लगती है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो लॉन्गेस्ट चेन मुझे ये लग रही है 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो आपको लगेगा कि ये लॉन्गेस्ट चेन के हिसाब से ये होनी चाहिए क्योंकि इसमें तो 7 कार्बन्स हैं। बट बात ये है कि जब भी आपके पास ऐसे 7 कार्बन्स इस तरह से आ रहे हैं, जो फंक्शनल ग्रुप है, जो डबल बॉन्ड है, वो उसे फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाता है। तो जो फंक्शनल ग्रुप है वो ब्रांच में है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मॉलिक्यूल की, जिसके कारण वो एक सर्टेन फंक्शनल ग्रुप में किसी उसमें क्लास ऑफ कंपाउंड्स में प्रेजेंट है, उसको हम इतना अनइम्पॉर्टेंट नहीं बना सकते कि उसको एक ब्रांच की तरह छोड़ दिया, उसको आपको मेन चेन में लेना पड़ेगा। तो फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो हमेशा मेन चेन में होता है।
तो इसका मतलब मैं इस चेन को मेन चेन नहीं मान सकती, मुझे इसको मेन चेन में लेना ही है। अगर ये मेन चेन में लेना है तो मेरी मेन चेन ये हो गई, तो ये जो है ये ब्रांच हो गई। ठीक है, तो ये जो ब्रांच है ये कौन सी ब्रांच है? एन प्रोपिल। ठीक है, अगर ये सेकेंड कार्बन पे अटैच्ड होता तो ये आइसोप्रोपिल होती। अब ये एन प्रोपिल ग्रुप अटैच्ड है, और मैं काउंटिंग किस डायरेक्शन से करूंगी? ये कितने कार्बन की चेन है? 5 कार्बन की, तो ये पेंट है, पेंटीन। पेंटीन अगर मैं इस साइड से काउंट करूं 1 2 3 4, फोर्थ लोकेंट, फोर्थ कार्बन पे दोनों एन प्रोपिल ग्रुप भी लगा हुआ है और ईन भी लगा हुआ है। लेकिन अगर मैं इस साइड से काउंट करूं तो फर्स्ट कार्बन पे ईन लगा हुआ है और सेकंड कार्बन पे प्रोपीन नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, प्रोपिल ग्रुप। तो इस साइड से काउंट करने से मुझे लोअर लोकेंट्स मिलते हैं, तो मैं उस साइड से काउंट करूंगी। तो अब मैं इसको नेम कैसे करूंगी? ये एन प्रोपिल है, कौन से कार्बन पे? सेकंड कार्बन पे, तो मैं बोलूंगी 2 एन प्रोपिल। ठीक है, 2 एन प्रोपिल, 1 2 3 4 5 पेंट, 1 ईन। अब आपने देखा यहाँ पे डेका 3 6 डाइईन, यहाँ पे ऑक्टा 1 3 5 7 टेट्राईन। जब भी आपके पास ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं तो हम ऑक्ट डेक के बाद ए लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ईन है, इसलिए मैंने पेंट के बाद ए नहीं लगाया, सिर्फ पेंटीन लिखा है और उसमें लोकेंट बताया कि ईन का लोकेंट क्या है। ठीक है, अब ये है आखिरी कंपाउंड, इसको भी नेम कर लें। फिर से जब भी ये ऐसे टेढ़े मेढ़े स्ट्रक्चर आपको बना के देते हैं ना, कभी मत घबराओ, ये सिर्फ आपको इसे एक गेम की तरह ट्रीट करो कि उन्होंने सिर्फ आपको एक पजल दे दी कि इसको टेढ़ा मेढ़ा करके लिख दिया। अब सांप सीधा हो या टेढ़ा पड़ा हो, आपको अपनी लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, चाहे ऐसे ऐसे करके ढूंढो, चाहे उसे सीधा लिख के बना लो। ठीक है, सीधा लिख के बना लो तो वो इजियर हो जाता है। आप ये खुद सोचो कि ये जो लॉन्गेस्ट चेन है ये तो मेन चेन हो नहीं सकती, ऑब्वियसली ये इतनी लंबी है तो ये मेन चेन होगी, ये सिर्फ ब्रांच होगी। अगर ये सीधी तरह से इसको यहां लिख देता और इसको ब्रांच की तरह लिख देता तो ये कितना आसान हो जाता। चलो मैं वो कर देती हूं, तो ये लिखती हूं CH3 CH2 CH2 CH2। ठीक है, CH2, इसके बाद ये आया CH, इस CH पे ये CH3 लगा हुआ है, इसके साथ फिर CH आया, फिर डबल बॉन्ड आया, फिर C आया, यहाँ CH2 आया, यहाँ CH3 आया, फिर यहाँ CH2 आया, फिर यहाँ CH आया, यहाँ फिर CH3 आया, यहाँ फिर CH3 आया। अब जो इसे मैंने सीधा लिख दिया तो अब मेरे लिए इसका नाम लिखना बहुत आसान हो जाएगा। चलो देखें कि भाई जो मेन चेन है पेरेंट हाइड्रोकार्बन वो कौन सा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कार्बन है। अगर मैं टेढ़ी जाती हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 छोटा हो जाता है, और तो ये सिंगल सिंगल कार्बन है तो यहाँ तो टेढ़ा होके ब्रांच बनेगी नहीं, तो यही सीधी मेरा जो कंपाउंड है वो डेकेन है। ठीक है, ठीक है। अब जो मेरे ब्रांचेस हैं, कितने ब्रांचेस हैं? 3 ब्रांचेस हैं, एक तो ये मेथिल ग्रुप, एक ये एथिल ग्रुप और एक ये मेथिल ग्रुप। ठीक है, और डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पे। अगर मैं अब देखने से ही पता चल रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल है इसका वेट इस तरफ है, डबल बॉन्ड भी इस तरफ है और जितने ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो भी ज्यादा इस तरफ है, और ये जो है खाली चेन लंबी जा रही है। अगर मैं यहां से काउंट करूं तो 1 2 3 4 5, मेरा पहला लोकेंट आता है 5। अगर मैं यहां से काउंट करूं तो मेरा पहला लोकेंट क्या आता है? 2, है ना। तो इस साइड से काउंट करने पे ऑब्वियसली मेरे को जो लोकेंट्स हैं वो छोटे ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ तो 5 से शुरू हो रहा है, 5 के बाद बढ़ते ही जाएंगे। यहाँ पे 2 से शुरू हो रहा है तो ऑब्वियसली ये कम है। अब जो मेथिल ग्रुप्स हैं उसके लोकेंट्स क्या है? 1 2, सेकेंड कार्बन पे मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, 3 4 5 6, सिक्स्थ कार्बन पे मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, मेथिल ग्रुप। एथिल ग्रुप किस कार्बन पे है? 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन पे एथिल ग्रुप है। और जो ईन है वो किस कार्बन पे है? 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन पे ही ईन भी है। ठीक है, अब जो मेथिल और एथिल ग्रुप्स हैं इनको जब आप नेम लिखोगे, ईन है और ये क्या था? डेकीन है ना। इट वॉज डेकीन क्योंकि 10 कार्बन थे। अब जब मैं नाम लिखूंगी तो मुझे M पहले लिखना है या E पहले लिखना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में E पहले आता है,
तो पहले मैं एथिल लिखूंगी, फिर मैं मेथिल लिखूंगी और फिर मैं डेकीन लिख दूंगी। ठीक है, तो हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, 4 एथिल, और मेथिल जो है 2 हैं, तो डी को तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में गिनते नहीं है ना, 2,6 डाई मेथिल, 4 एथिल 2,6 डाई मेथिल डेक 4 ईन। ठीक है, 4 एथिल 2,6 डाई मेथिल डेक 4 ईन आपका कंपाउंड है। अब इसी सॉल्व एग्जांपल्स में एक अगला प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 13.8। प्रॉब्लम 13.8 में वो कहता है कि यही 4 जो प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व की हैं, जो नेम किए हैं कंपाउंड, यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन दीज स्ट्रक्चर्स। इन स्ट्रक्चर्स में सिग्मा और पाई बॉन्ड्स को गिनो कि हर स्ट्रक्चर में कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है। चलो ये भी कर लेते हैं, तो ये क्वेश्चन 13.8 भी हमारा साथ के साथ हो जाएगा। अब हमने सिग्मा बॉन्ड्स जो होते हैं, किसी भी 2 एटम्स को ज्वाइन करने में पहले एक सिग्मा बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड कितने होते हैं को कैसे काउंट करते हो, कि जितने मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, अगर जितने डबल बॉन्ड्स हैं उतने ज्यादा पाई बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, तो जितने भी मल्टीपल बॉन्ड्स हैं वो पाई बॉन्ड्स होते हैं। अगर मान लो एक ट्रिपल बॉन्ड है जो हम एल्काइन में करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड में एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, उसके बाद जो भी होंगे वो पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स में आपको कैसे पता चलेगा पाई बॉन्ड्स? पाई बॉन्ड्स तो आप सिर्फ गिनोगे कि कितने डबल बॉन्ड है, उससे आपको पता चलेगा पाई बॉन्ड्स कितने हैं। और सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करने के लिए पहले आप सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स काउंट करोगे, उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जितने भी बॉन्ड्स टोटल हैं पहले किसी भी 2 एटम के बीच में, वो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, तो उनको भी हम गिन लेंगे। तो चलो सबसे पहले ये पहला कंपाउंड ही देख लेते हैं। इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड सबसे पहले गिनते हैं, फिर कार्बन हाइड्रोजन गिनेंगे। और पाई बॉन्ड देख लो, इसमें दो डबल बॉन्ड है, तो इसमें 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है, देयर आर 2 पाई बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन में गिनो, एक कार्बन दूसरे कार्बन में एक बॉन्ड है ना, ये देखो, ये दूसरा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहां पे 11 किसके बॉन्ड्स हैं, कार्बन के बॉन्ड है। हाइड्रोजन्स, जितने हाइड्रोजन होंगे उतने ही कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन एक बॉन्ड से कार्बन के साथ जुड़ा होता है, और वो बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। तो हाइड्रोजन्स को अगर गिन लोगे तो आपको हाइड्रोजन के बॉन्ड्स मिल जाएंगे। तो ये 3 हाइड्रोजन्स, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 11 प्लस 22 कितना हुआ, 33। तो आपको मिल गए 33 सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, अब इस सेकंड स्ट्रक्चर को देखो, कितने डबल बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4, जितने डबल बॉन्ड्स हैं उतने ही पाई बॉन्ड्स हैं, 4 पाई बॉन्ड्स। ठीक है, अब सिग्मा बॉन्ड्स गिनो, कितने कार्बन है उनके बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 तो कार्बन के बीच में हो गए बॉन्ड्स, और हाइड्रोजन्स जितने होंगे उतने ही बॉन्ड्स होंगे, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन्स, इसका मतलब 17 सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, अब यहां आ जाओ, फिर से वही चीज करो, कितने पाई बॉन्ड्स हैं, एक पाई बॉन्ड है, क्योंकि एक डबल बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, ये 2 कार्बन के बीच में 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। ये नहीं गिनना चाहिए था, यहां पहले ऐसे करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं। और हाइड्रोजन्स देख लो, 2 हाइड्रोजन, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हाइड्रोजन्स। ठीक है, तो कितने हो गए, 16 प्लस 7 8 9 10 11 12 13 23 सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये हुए 23 सिग्मा बॉन्ड्स एंड एक पाई बॉन्ड। अब इस कंपाउंड पे भी आ जाओ, इस कंपाउंड पे अब गिनेंगे कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं, 1 2, इन 2 कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, देख रहे हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो है मेन चेन में, 10 11 12 13, तो आपके पास 13 कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स हैं। पाई बॉन्ड्स कितने हैं,
एक ही डबल बॉन्ड है तो इसलिए एक पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड्स हम गिन रहे हैं, हाइड्रोजन्स गिनो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 26 27 28 28, ठीक है 28 हाइड्रोजन्स। कार्बन कार्बन 14 होना चाहिए, 41 आता है इसका। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यस 13 प्लस 28 कितना आता है 41, तो 41 सिग्मा बॉन्ड्स। तो आपने ये क्वेश्चन 13.8 भी कर लिया। इसके साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं रैप अप करती हूँ। अगर आपको इस चैप्टर के और वीडियोस देखने हैं तो मैं उसका लिंक ऊपर डाल रही हूँ, तो आप उसको क्लिक कीजिए और इस चैप्टर के बाकी सारे पार्ट्स जो हैं उनको भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं रैप अप करती हूँ। अगर आपको ये हेल्पफुल लगी तो थम्स अप दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, रेकमेंड कीजिए अपने फ्रेंड्स को और बार बार आओ मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय फॉर नाउ।